हाँ जी। तो हम मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे। लगभग टॉपिक कंप्लीट ही हो गया था। थोड़ी सी कुछ बातें बची हुई है जो मैं आपको वापस बता दूं। पूरा नाम मैं रिवीजन करा दूं जल्दी जल्दी आपका, कि मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था हमारी सामंती व्यवस्था थी, जिसमें एक बड़ा भाई राजा बनता, अन्य भाइयों को भूमि दी जाती, जिस भूमि को जागीर या ठिकाना कहा जाता था। जिस भाई को जागीर मिलती थी उसको सामंत कहा जाता था। जो सामंत हुआ करता था उसको जीवन निर्वाह तथा प्रशासनिक व्यवस्था संभालने के लिए भूमि दी जाती थी। हमारी सामंती व्यवस्था बंधुत्व पर आधारित थी, जिसमें सगोत्रीय रक्त संबंधियों को ये भूमि वगैरह बांटी जाती थी। जेम्स टोड कहता है कि यूरोप में राजा और सामंत के बीच में स्वामी और सेवक का संबंध हुआ करता था, वहीं हमारे ऐसा नहीं था, और हमारे जो राजा था वो समकक्षों में प्रथम हुआ करता था। और राजा तथा सामंत के जो संबंध थे वो सम्मान और कर्तव्य पर आधारित हुआ करते थे। हमने ये भी पढ़ा कि मुगलों की मनसबदारी आने के बाद हालांकि हमारी जो सामंती व्यवस्था थी उसमें हायरार्की आ गई थी, पद सोपान आ गए थे, लेकिन फिर भी उसका मूल ढांचा हमेशा टेंट के समान बना रहा, जिसका कि जो बीच का स्तंभ है वह तो राजा होता था और अन्य जो स्तंभ हुआ करते थे वो सामंत होते। किसी एक स्तंभ के हिलने से व्यवस्था के अंदर परिवर्तन आया करते थे। हमने आगे पढ़ा कि सम्मान और कर्तव्य पर आधारित थे, तो राजा सामंतों को सम्मान दिया करता था। जैसे सामंत के आने पर राजा खड़ा होता था, और कई बार आने तथा जाने दोनों पर खड़ा होता, तो आने पर खड़ा होता तो एकेवड़ी ताजिम, आने जाने दोनों पर खड़ा होता तो दौड़ी ताजिम हुआ करती थी। राजा सामंत के कंधे थपथपाया करता था, वहां पसाओ बोलते, कंधे थपथपा के अपने हाथ को पास में लगा लेता तो उसको हाथ कुरब बोला करते थे। सामंत राजा को जो भू राजस्व जमा करवाता था उसको रेख, सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला भू राजस्व रेख था। जितना पट्टे के में लिखा होता था वह एस्टिमेटेड होता था, वो तो पट्टा रेख कहलाता था। जितना वास्तव में जमा करवाया जाता था उसको भरतू रेख कहते थे। राजा जो था, सामंत जो था, वो राजा को युद्ध और शांति के समय अपनी सहायता पहुंचाया करता, सेवाएं दिया करता था। युद्ध के समय सेना लेके जाता और शांति के टाइम में वर्ष में एक बार जाके राजधानी में उपस्थित होता। राजा अलग अलग प्रकार के उसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया करता था। इसके बदले में उसको किसी प्रकार के पैसे नहीं मिलते थे, एकमात्र अपवाद जैसलमेर था। सामंत की गद्दी पर बैठते समय राजा को जो टैक्स दिया जाता वो उत्तराधिकार शुल्क था। ये जागीर का नवीनीकरण शुल्क हुआ करता था। मेवाड़ में इसको कैद, खालसा, तलवार, बंधाई और नजराना कहते। मारवाड़ के अंदर इसको हुक्मनामा और पेशकशी कहा करते थे। जैसलमेर में ये भी नहीं लगता था। युवराज की प्रथम शादी के टाइम जो टैक्स देना पड़ता वो नजराना था। राजकुमारियों की शादी के टाइम जो टैक्स था वो न्योतकर था। युद्ध के टाइम में जो कर लिया जाता वो गनीम बराड हुआ करता था। जागीरें चार प्रकार की होती। राजा यदि अपने निकट संबंध, सगे संबंधियों को बांटता, भाई बंधुओं को बांटता, सामंत जागीर वंशानुगत होती थी। यदि वो कर्मचारियों को देता अपने, तो उसको अपने मुत्सदी जागीर, मुत्सदियों को देता तो हुकूमत जागीर कहते थे, अवंशानुगत होती थी। शहीदों को जो जागीर दी जाती वो भौम जागीर थी, दोनों प्रकार की हो सकती थी। मंदिर मस्जिद दरगाह ब्राह्मणों को दी जाती वो शासन जागीर होती थी। कर मुक्त भूमि होती इसलिए उसको माफी जागीर कहा करते थे। सामंत, मेवाड़ में तीन प्रकार के सामंत थे। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे, जिनमें सोलंबर प्रमुख था। सोलंबर के राजा को राजतिलक का अधिकार था, सेना का सेनापति होता था, राणा के साथ साथ सभी गैजेट्स पर साइन किया करता था, राणा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालता था। सेकंड में 32 सामंत हुआ करते थे। थर्ड में 100 से अधिक सामंत थे, जिनको गोल के सामंत कहा जाता था। मारवाड़ में प्रथम श्रेणी में राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत थे, जिनको राज भी कहते, रेख चाकरी हुक्मनामा से बरी रहा करते थे। द्वितीय श्रेणी में जो सामंत हुआ करते थे, सेकंड में जो सामंत हुआ करते थे उनको सिरदार कहा करते थे। जो 3 पीढ़ी के अलावा अन्य सामंत थे जिनमें राजा के शादी ब्याह हुआ करते थे, वो गिनायत सामंत हुआ करते थे, और प्रशासनिक कर्मचारियों वाले मुत्सदी हुआ करते थे। बीकानेर में बीका के वंशज प्रथम में थे। बीका के अलावा अन्य जो राठौड़ थे वो द्वितीय में थे, और बीका के आने से पहले वहां जो जातियां निवास करती थी उनमें से जब सामंत बनाए गए तो उनको तृतीय के अंदर कर दिया गया। आमेर के राजा पृथ्वीराज ने अपने 12 भाइयों में 12 कोटड़ी विभाजन कर दिया था। और जैसलमेर में राजा हरराज ने अपने डावी मिसल और जीवनी मिसल बनाई थी। और आपके कोटा के अंदर 30 प्रमुख सामंत थे, जिनमें हाड़ा चौहान अधिक थे। जो राजा के साथ मुगल दरबार में रहते वो तो आपके हजूर थी होते, और जो देश के अंदर रहते वो देश थी सामंत हुआ करते थे। भूमिय सामंत, जो शहीदों को यदि भूमि मिलती तो वो जो सामंत बनते भूमिय सामंत थे, जिनसे राजा कोई ना कोई छोटे मोटे काम करवाया करता था। ग्रासिया सामंत, जिनको सैनिक सेवा के बदले में वो भूमि दी जाती थी, और इनकी सैनिक सेवा में किसी भी प्रकार की कमी आने पर इनसे भूमि छीन ली जाती थी। राजा सभी शक्तियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। सभी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक शक्तियां उसमें निहित होती, पर वो निरंकुश नहीं था। उस पर धर्मशास्त्रों का, नीति का दबाव रहता था। वो पुरोहितों के, सामंतों के, युवराज के सहयोग से शासन किया करता था। राजा यदि अल्पवयस्क है तो जो राजमाता थी वो शासन संभाला करती थी। राजा को प्रशासनिक और सैनिक सलाह देने का काम प्रधान जी किया करते थे, जो कि आपके कोटा और बूंदी में दीवान या फौजदार कहा जाता था। उनको बीकानेर के अंदर और भरतपुर में मुख्तियार कहते थे, जयपुर में मुसाहिब कहते, और मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर में उनको प्रधान जी कहा जाता था। दीवान जी वो हुआ करते थे जो राजस्व संबंधी सलाह दिया करते थे, परगनों में हाकिम की नियुक्ति किया करते थे, और राजा यदि देश से बाहर है तो वो जो है आपके वो
देश दीवान कहलाते थे, राजधानी को संभाला करते थे, महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, जो राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखते थे, राजकीय सामान का क्रय विक्रय किया करते थे, राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए खानसामा या मीरसामा हुआ करता था। इस पद पर बेहद ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती, जिसका अगला प्रमोशन दीवान के रूप में होता था। सेना के भर्ती, अनुशासन, प्रशिक्षण के बारे में जो पता लगाते थे वो बख्शी हुआ करते थे। इनको घोड़ों की चिकित्सा की जानकारी होना आवश्यक हुआ करता था। इनकी सहायता के लिए नायब बख्शी होता था, जो सेना तथा किलों पर होने वाले खर्चों का ध्यान रखता था और रेख का हिसाब किताब भी रखता था। मुगलों के कोतवाल के समान नगर प्रशासन संभालने वाला अधिकारी सिकदार हुआ करता था, जो गैर सैनिक अधिकारियों के या कर्मचारियों के खर्चों की भी ध्यान रखता था। मीर मुंशी हुआ करता था। राजा यदि राजा को लेटर लिखे तो उन लेटरों को खरीदा कहते, राजा यदि सामंतों को लेटर लिखे तो उनको रुका कहा जाता था। ठिकाने का एक प्रतिनिधि राजधानी के अंदर रहता था, जिसे वकील कहते थे। जो किलों की रक्षा करते वो किलेदार हुआ करते थे, और जो डोडी पर खड़े रहते उनको डोडीदार कहा जाता था। कुछ इतनी बातें हमने पढ़ी थी। आगे वाली थोड़ी सी बातें बची हुई आज तो मैं एक बताऊं आपको, उस टाइम की न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, जुडिशरी सिस्टम कैसा था। तो उस न्यायिक व्यवस्था के बारे में, जुडिशरी सिस्टम के बारे में मैं आपको बात बता देता हूं। सिंपल सी देखो, राजा सभी न्यायिक शक्तियों का मुख्य केंद्र है। जुडिशरी पावर जो है वो सारी की सारी किस में निहित है, तो राजा में। न्यायिक शक्तियों का प्रमुख केंद्र है। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी मामले होंगे राजा उनको खुद देखेगा? नहीं, राजा केवल दो प्रकार के मामले देखता था। या तो कोई बहुत बड़े क्राइम हो, देशद्रोह के मामले हो, सेडिशन चार्जेस किसी पे लगे हो, या कोई मृत्युदंड का मामला हो, ये वाले मामले राजा देखा करता था। आप यूं मान लो कि आज जो अपने राष्ट्रपति के पास में, ये थोड़ी है कि किसी ने चोरी की और राष्ट्रपति के पास में चला जाए कि आप ये मामला देख लो, वो तो छोटे वाले कोर्ट देख लेंगे। कोई बड़ा अपराध का मामला है, मृत्युदंड का मामला है, तो आर्टिकल 72 का जिस प्रकार प्रयोग होता है, तो राजा के पास में भी बड़े अपराध के मामले, अक्सर देशद्रोह के मामले, कि उसमें डायरेक्टली राजा इन्वॉल्व होता है, कि इसका मतलब वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे, या मृत्युदंड के कोई मामले होते तो कहता भाई राजा देखो। अच्छा, छोटे अपराध होंगे तो माइनर क्राइम जो होंगे, छोटे मोटे केस, कोई चोरी, थप्पड़ मारना, कोई लूटपाट, इधर उधर के कोई मामले हो गए, तो एक ही जाति के मामले हैं तो जातीय पंचायत देख लेती, खाप पंचायतें हुआ करती थी वो देख लेती। कामड़ा में न्यात, आपस के अंदर भाई लुगाई मुटियार में झगड़ा है, हमें तलाक लेना है, तो अब राजा के पास थोड़ी जाना, न्यात बैठती, न्यात ही बता देती क्या करना है क्या नहीं करना है। एक गांव का मामला, अलग अलग जातियों के बीच की बात आ गई, अरे ग्राम पंचायत देख लो। पंचायत बैठती, 5 लोगों के 5 पंच बैठते, 5 पंच बैठ के मुकदमा सुन लिया करते, बता देते क्या करना है क्या नहीं करना। उस पंचों की जो संस्था होती, 5 पंचों की, उसको बोलते पंचकुल। ग्राम पंचायत कह दो या पंचकुल कह दो, जो ये मामले देख लिया करती थी। ठीक है, एकदम छोटे जो अपराध होंगे वो तो आपके जातीय पंचायत देख लेगी, ग्राम पंचायत या पंचकुल देख लेगी। बहुत बड़े अपराध है तो वो कौन देख लेगा? आपके राजा खुद देख लेगा, बड़े अपराध या मृत्युदंड। पर मामले तो बीच के भी हो सकते हैं। तो वैसे यदि गांव से ऊपर मामला निकल गया, सीधा राजा के पास जाएगा कि नहीं? खालसा का इलाका होगा तब तो मामला सुनेगा हाकिम। आप और देख लो, मैंने बताया था कि परगनों में हाकिम की नियुक्ति है वो दीवान जी द्वारा की जाती थी। तो परगना मतलब खालसा के अंदर जो भी क्षेत्र बंटे हुए होते हैं उनको परगने बोलते, उन परगनों के अंदर जो जज हुआ करते उन जजों को बोलते हाकिम। और कभी आप नोटिस भी करना, आज भी बुजुर्ग लोग है ना, मतलब दादाजी की उम्र के जो लोग होंगे, वो अक्सर यदि कोई कोर्ट कचहरी की बातें सुनाएंगे तो जज को हाकिम ही बोलेंगे। और मेरे खूब बारी गांव में बातें सुनी हुई है कि वो एक मुकदमा था, हम गैर हाकिम ने ये कहा। हाकिम मतलब वो जज, जो जज बैठा था उसने ये बात सुना दी हमें। तो हाकिम, हाकिम मतलब जो हुक्म सुनाता है, तो वो जज हुआ करता था। तो वो नाम आज भी अपने वैसे वैसे चलते हैं। और यदि जागीर वाला है, जागीर का क्षेत्र है, तो सामंत देखे भाई मामला, सामंत देखे या जागीरदार देखे। सामंत देखे या कौन देखे? जागीरदार देखे। तो खालसा में तो न्याय का काम कौन करेंगे? हाकिम। और जागीर में न्याय का काम कौन करेंगे? सामंत या जागीरदार। मतलब गांव के लेवल पे एक जाति का मामला है, जातीय पंचायत देख लेगी। अलग अलग थोड़ा मामला हो गया, कोई पेचीदा मामला, तो ग्राम पंचायत या पंचकुल देख लेगी।
यहाँ नहीं सुलझा मामला। जागीर वाला इलाका है तो जागीरदार देख ले, सामंत देख ले। खालसा इलाका है तो हाकिम देख ले। यहाँ भी नहीं सुलझा तो बड़ा मामला है तो राजा के पास जाएगा, और राजा मृत्युदंड और बड़े अपराध के मामले सुन लिया करता था। तो बड़ी बड़ी सी ये बात मैंने बता दी। किसी भी मुकदमे का या गवाही का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, लिखित रिकॉर्ड नहीं हुआ करते थे। मुकदमे या गवाही का किसी भी प्रकार का लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। ये नहीं भाई पिछले में इसने क्या गवाही दी थी लिख लो, अगले में आए तो भाई पिछली बार तो ये बोला था। आजकल तो लिखते हैं कि पिछली बार विटनेस ने क्या बयान दिए थे, अब क्या बयान दिए, हम पढ़ते रहते हैं कि बयानों से पलट गया वो आदमी, बस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आजकल लोग बयानों से पलट जाते हैं। पुराने वाले पलटते नहीं थे। वो क्या उसकी 7 पीढ़ियां नहीं कहती कि हमारे दादाजी ने यदि ये कहा था तो ये है। लोग अपनी बातों पे वैसे अडिग रहा करते थे। वो उस टाइम था, अलग दौर था अपने आप में, इसलिए इन चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी। और यूं बयानों से पलटना मतलब लोग कहते यार थूक के चाट गया, फिर मतलब ही क्या निकला इसका। इसलिए लोग कभी इन बयानों से पलटने वाली ऐसी बात तो करते ही नहीं थे अपने आप में। तो मुकदमे और गवाही का कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। अच्छा, न्याय का आधार क्या है, किस आधार पर न्याय करेंगे? तो धर्मशास्त्रों के आधार पर। किस आधार पर किया जाएगा? धर्मशास्त्रों। धर्मशास्त्र तो ये जो मनुस्मृति है आपकी, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कात्यायनी स्मृति है, स्मृति ग्रंथ होते हैं। आपने आप जब एंशिएंट पढ़ोगे तो स्मृति ग्रंथों के बारे में और जानोगे। हम कहते हैं कि मनुस्मृति जो है वो हमारा पहला न्यायिक ग्रंथ है। मनुष्य दुनिया के पहले जो है वो न्यायाधीश हैं। तो अपने राजस्थान के हाई कोर्ट में तो बाकायदा महाराज मनु की तस्वीर लगाई हुई है, महाराज मनु की वहां पर बहुत बड़ी मूर्ति लगाई हुई है कि वो न्यायाधीश हुए थे। तो वो जो किताबें हैं उन किताबों के अंदर पढ़ कर उनके आधार पर आपका न्याय कर दिया जाएगा। जो अपराधी है उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय किया जाता था। सोशल स्टेटस देखते उसके आधार पर न्याय था। समाज वर्णों में विभाजित हुआ करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को कम दंड मिलेंगे, वैश्य को थोड़े उससे ज्यादा मिलेंगे, शूद्र को और ज्यादा मिलेंगे, क्षत्रिय को ब्राह्मणों से थोड़े ज्यादा मिलेंगे। ये भी व्यवस्था हुआ करती थी। हम कह सकते हैं कि सर उस न्यायिक व्यवस्था में भेदभाव था। एग्जैक्टली उस न्यायिक व्यवस्था में भेदभाव था कि आप सोशल स्टेटस देखते हैं और सोशल स्टेटस देख के उसके अंदर न्याय करते हैं। पर हर दौर के अंदर ऐसी कुछ ना कुछ चीजें होती है। आज आप यदि देखेंगे तो आज आर्थिक आधार पर वही किया जा रहा है अपने आप में कि यदि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो न्याय को अपने पक्ष के अंदर आप मोड़ लेते हैं। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप बोले कितना सही है कितना गलत है, लेकिन न्याय आपके पक्ष के अंदर नहीं मोड़ पाता है। सलमान खान जब 1-2 केस, हिरण वाले केस में, कौन से केस में, फुटपाथ वाले केस में, हिट एंड रन वाले मामले में जब बरी हुआ था, तब लोगों ने फेसबुक पे खूब लिखा था कि आज यदि सलमान खान बरी नहीं होता तो हमारा धन से विश्वास उठ जाता कि आदमी पैसे कमाता ही क्यों है कि संकट के टाइम में उसके काम आए, और संकट के टाइम में यदि काम आए नहीं तो फिर पैसे कमाने का मतलब ही क्या निकला था। आज जो बरी हुआ है तो पता चला कि नहीं यार पैसे तो कमाने चाहिए, पैसे कमाने से संकट के टाइम में काम तो आ जाएंगे। तो अब आप वैसे कर दो बोले कि आर्थिक स्थिति के आधार पर है। कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था जो है वो संपूर्ण नहीं हो सकती है। उस व्यवस्था में ये कमी थी और चूंकि उसमें कमी थी इसीलिए वो चेंज हुआ। तो बाद में व्यवस्था नहीं आ गई, इसमें कोई थोड़ी बहुत कमी आ गई, हम और चेंज करेंगे। मनुष्य लगातार और अच्छी व्यवस्था का प्रयत्न करता रहेगा, एक दिन अपने आदर्श को प्राप्त करेगा। हम कहते हैं ऐसी जो स्थिति होगी उसको हम राम राज्य कहेंगे। तो किसके आधार पर किया जाता था? सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय किए जाते थे। ये भी याद रखने वाली सी बात है। एक बड़ी जोरदार बात, इसकी अच्छी बात यह कि न्याय सस्ता था और शीघ्र था। न्याय क्या हुआ करता था? सस्ता हुआ करता था और शीघ्र हुआ करता था। सस्ता तो ही आज कोर्ट जाओ, वकील करो, एफिडेविट बनाओ, कागज लेके आओ, फोटोकॉपी कराओ, रीडर को पैसे दो, फलाण जी को पैसे दो, अब आया है। पहले ये तो था नहीं। गांव के पंच बैठे, पंचों ने बैठ के बुलाया, भाई आओ फलाण जी आओ, बताओ क्या बात हुई, फैसला कर दिया करते। सस्ता अपने आप हो गया। अब तारीख पर तारीख, सनी देओल के डायलॉग अब है। पहले सारे फैसला ऑन द स्पॉट किया करते थे, हाथों हाथ वही न्याय हो जाया करता था। तो न्याय शीघ्र हुआ करता था और न्याय सस्ता हुआ करता था। आप कह सकते हो कि अब जो हमारा न्याय है वो धीमा हो गया है, हमारा जो न्याय है वो महंगा हो गया। अब वाली में कहीं ना कहीं ये कमी आ गई, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कमी नहीं थी अपने आप में। दंड सरल थे, अपने तो कोई ज्यादा इतने कठोर दंड भी नहीं हुआ करते थे।
सरल से दंड हुआ करते थे। अक्सर अपने छोटे मोटे अपराधों में से दंड वैसे हुआ करते थे कि किसी आदमी ने चोरी कर लिया, थप्पड़ मार दिया किसी के, तो अब क्या दंड दिया जाए, तो वैसे कहते हैं कबूतरों को चुगा डाल दे, 2 बोरी कबूतरों को चुगा डाल दिया जाए, गौशाला के अंदर जो है वो 2 बोरी बाजरा पहुंचा दे। तो हालांकि अपने को लगता है ये क्या दंड लगाया, ये तो कोई दंड ही नहीं हुआ, पर ये पहले बड़े यूं दंड माने जाते हैं। और लोगों को ये लगता था कि यार यदि किसी ने यूं कबूतरों को चुगा डाला, 2 बोरी चुगा डाला, यदि गौशाला में ऐसे 2 बोरियां आपको बाजरा देना पड़ गया, तो लोग उनको बोलने नहीं देते बाद में। और उनके परिवार का आदमी कभी 2 पीढ़ी बाद में कोई बोलता खड़ा हो गया, कोई पंचायती में बात करता साहब ये गांव वाला को बैठ रहे, तुम वही हो जिन्होंने कबूतरों को चुगा डाला था। तो ये चीज भी हुआ करती थी। तो आज के हिसाब से अपने देखें तो वो न्याय सरल थे, दंड सरल थे, इतने कठोर प्रकार के दंड नहीं हुआ करते थे अपने राजस्थान में। बेसिकली एक कमी इसके अंदर हो, कई जो जागीरदार हुआ करते थे उनको शरण देने का अधिकार था। शरण देने का अधिकार हुआ करता था कि वो किसी को भी शरण दे सकते हैं। अब मान लो किसी सामंत ने, जागीरदार मतलब सामंत, फ्यूडल लॉर्ड, किसी सामंत ने किसी अपराधी को शरण दे दी, कोई अपराधी भाग के उस जागीरदार के पास चला गया और उसने कह दिया भाई ये मेरी शरण में है, तो अब उसका कोई कुछ ही नहीं बिगाड़ सकता। इस चक्कर में कई बार बड़े अपराधी है वो बच जाया करते थे। तो ये भी सिस्टम की कमी थी। पर ये भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार वो पहले वाले इस मामले में थोड़े भले थे कि साफ साफ कह देते कि फलान जी को शरण देने का अधिकार है, फलान जी ने जिसके सिर पे हाथ रख दिया ना उसको तो कोई दंड दे ही नहीं सकता। अब इनडायरेक्टली अब भी आप बहुत सारे लोगों के बारे में आप कहते हो, आपको पता है वो अपराधी है, फिर भी आप कहते हो भाई साहब इसके कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? अरे सरकार है, सरकार का हाथ है, पड़का पड़े, 5 साल ठरके से रहेगा ये आदमी, तो बात का बाद में देखेंगे अपने। तो बस वो चीज है, ये न्याय व्यवस्था की बातें हैं। वापस देख लो, न्यायिक व्यवस्था, राजा सभी न्यायिक शक्तियों का मुख्य केंद्र था। बड़े अपराध और मृत्युदंड के मामले राजा खुद सुनता था, छोटे अपराध के मामले जातीय पंचायत या ग्राम पंचायत या इसको पंचकुल बोलते थे, वही देख लिया करती थी। खालसा क्षेत्र में न्याय का कार्य हाकिम करता था, जागीरी क्षेत्रों में न्याय का कार्य सामंत या जागीरदार किया करता था। मुकदमों और गवाहों की लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था किसी प्रकार का। न्याय का आधार धर्मशास्त्र हुआ करते थे। अपराधी की सामाजिक स्थिति के आधार पर न्याय किया जाता था, जो इसकी कमी है अपने आप में। न्याय सस्ता था, शीघ्र हुआ करता था, दंड अधिक कठोर नहीं थे, सरल हुआ करते थे, जागीरदार को शरण देने का अधिकार हुआ करता था। इस चक्कर में कई बार बड़े अपराधी है वो बच जाया करते थे, ये याद रखना है। अब एक मैं बता दूं, और आर्थिक स्थिति या मैं ज्यादा कहूं तो भू राजस्व व्यवस्था, जो उन्होंने एग्जैक्टली टॉपिक ही लिख रखा आपने, भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सबसे पहले तो मैं कहूंगी भूमि जो थी वो 2 प्रकार की थी। भूमि 2 प्रकार की हुआ करती थी। कौन सी? एक तो एग्रीकल्चर लैंड और एक चरणोता लैंड, ग्रास लैंड का दो आप। कृषि भूमि और चरणोता भूमि। पहले मैं इसकी बात करूंगा। चरणोता भूमि नाम से पता चलता है वह भूमि जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ दी जाती थी, चरणोता भूमि कहते। आप में से ज्यादातर कहेंगे सर सीधा ही बोल दो ना गोचर, जहां पे गाय चरती है गोचर होती है क्या? चरणोता चरणोता है, एग्जैक्टली वही आपकी गोचर है, चरणोता भूमि। हर गांव में, हर राज्य में, हर ठिकाने में ये भूमि छोड़ी जाती, इस पर किसी का अधिकार नहीं माना जाता। तो ये सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। इस पर सबका सामूहिक अधिकार है। और ये जो भूमि है इसको कभी भी खालसा में नहीं मिला सकते आप। भाई राजा या सामंत कभी अपनी जमीन में नहीं मिला सकता, खालसा में नहीं मिलाया जा सकता इसको। किस में नहीं मिलाया जा सकता? खालसा में नहीं मिलाया जा सकता। तो चरणोता भूमि वह भूमि जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ दी जाती, ग्रासलैंड, इसे आप गोचर भी कह सकते हैं। ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इस पे सबका कलेक्टिव राइट्स हुआ करते थे, सामूहिक अधिकार हुआ करते थे, और राजा चाहकर भी इसको खालसा में नहीं मिला सकता। आप इस बात को यूं ही समझ लीजिए जी, जो मैंने पहले एक दिन आपको बताई थी कि मान लो कोई राजा, कोई सामंत, कोई व्यक्ति दबा भी ले वह भूमि जो गायों को चरने के लिए छोड़ी हुई थी, दबा ले, तो लोग जीने नहीं दे यार,
कि गाय की जमीन खा गयो। ये नीतिगत दबाव होता था ना अपने आप में, गाय की जमीन को कैसे दबाया जा सकता है। और मैंने एक दिन पहले वीडियो में बताया था कि यदि कोई दबा भी लिया करता था तो लोग बड़ा हे नजरों से देखा करते थे। आज भी गांव के अंदर यदि किसी ने गोचर वगैरह दबा रखी हो और यदि बड़ा आदमी हो तो लोग उसके खिलाफ तो नहीं बोल पाते, पर अंदर ही अंदर अब भी वैसी बातें करते हैं लोग कि पापी आदमी है, गाय की जमीन खा के चला गया। और मैंने खूब बार ऐसा देखा है कि मान लो खुदा ना खास्ता वो जो आदमी, जो बड़े पैसे वाला आदमी है जिसने ये ऐसे गाय की जमीन दबा ली, उनके घर में कभी कोई ऊंच नीच हो जाए, किसी की डेथ हो गई, जवान डेथ हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और कोई बात, ऐसी कोई बात हो गई उनकी, लोग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बात करते हैं गाय की जमीन खासी जो भगवान देखे ही है। तो मतलब आज भी लोगों की भावना मरी नहीं है। तो उस टाइम तो हो भी कैसे सकता था। कृषि भूमि तो समझ गए आप, कृषि भूमि दो प्रकार की हो सकती है जिसमें एग्रीकल्चर होती है। कृषि भूमि दो प्रकार की होती है। वह भूमि जिसमें पानी लगता था उसको बोलते उन्नाव या बोलते पीवल। वह भूमि जिसमें सिंचाई के साधन नहीं होते थे, बारानी। जो इंद्र राजा की कृपया भी टिकी हुई थी कि राम जी राजी होंगे तब फसल होगी, वो तो होगी अपने बारानी। और वह भूमि जिसमें सिंचाई के साधन हो, नहर हो, कुआं हो, नलकूप हो, तालाब हो, उसको उन्नाव बोलते हैं, पीवल बोलते हैं। पीवल नाम से आपको पता चल रहा है इसमें पानी पीता है वो पीवल है। जो केवल बरसात वाले पे डिपेंड करती है वो बारानी भूमि हुआ करती थी। तो थोड़ा सा बात याद रखने वाली सी बात है कि जो भूमि है वो दो प्रकार की थी, एक कृषि भूमि, एक चरणोता भूमि। चरणोता भूमि को गोचर भी कह सकते हैं। ये सार्वजनिक संपत्ति हुआ करती थी, इस पर सबके सामूहिक अधिकार हुआ करते थे और इसे खालसा में नहीं मिलाया जा सकता था। कृषि भूमि जो थी वो दो प्रकार की थी, उन्नाव या पीवल और बारानी। जिसमें सिंचाई के साधन प्रयोग में लिए जाते थे वो उन्नाव या पीवल, और जिसमें इरिगेशन का सोर्स एकमात्र रेन वाटर हुआ करता था वो कौन सी होती थी, बारानी हुआ करती थी। अब बात आई कि भूमि है किसकी, भूमि पर अधिकार है किसका। तो कहा यदि थ्योरेटिकली माना जाए, सैद्धांतिक रूप से आप देखो, तब तो जमीन राजा की है। सारी की सारी भूमि किसकी है, राजा की। और इसलिए राजा को आप भूपति कहते हो कि भूमि का मालिक है। पर यह सैद्धांतिक था कि भाई जमीन राजा की। व्यवहारिक रूप से जमीन किसान की हुआ करती थी। जमीन उसकी है जो उस जमीन पे काम कर रहा है। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो भूमि किसकी थी, किसान, किसान की भूमि हुआ करती थी। और मैंने कभी किसी पहले क्लास में बताया होगा, कर्नल टोड जयपुर के किसान से एक बार पूछता है कि जमीन किसकी है, तो किसान उसको कहता है कि भौम को धनी मैं छू, भोग को धनी राजा छे। भौम मतलब धरती, भौम को धनी मैं छू मतलब धरती का धनी तो मैं हूं, धरती का मालिक मैं हूं। भोग को धनी राजा छे, भोग मतलब टैक्स, राजा को जो टैक्स दिया जाता है राजा केवल उसका अधिकारी है। मैं जब तक टैक्स देता रहूंगा राजा मुझे जमीन से नहीं हटा सकता, जमीन मेरी है। तो सैद्धांतिक रूप से तो जमीन ये मानी जाती कि राज्य की पूरी जमीन राजा की, इसलिए राजा का पर्यायवाची एक भूपति बना कि भूमि का मालिक है वो। लेकिन व्यवहारिक रूप से उस पर किसके अधिकार हुआ करते थे, किसान के अधिकार हुआ करते थे। का किसान कितने प्रकार के, का किसान दो प्रकार के होते थे। एक को बोलते थे बापीदार किसान, एक को बोलते थे गैर बापीदार किसान। बापीदार किसान और गैर बापीदार किसान हुआ करते थे। नाम से पता चलता है जिसके बाप के पास जमीन वो बापीदार है, जिसके बाप के पास जमीन नहीं है वो गैर बापीदार। वह व्यक्ति जिसके पास खुद की भूमि हो, खुद की भूमि होती है, वो कैसे हो जाते, बापीदार किसान हो जाते। इनको बाकायदा राज्य की तरफ से पट्टा मिलता। आपके पास प्लॉट का पट्टा होता है और इस पट्टे को बोलते थे दाखिला। ये याद रखना कि किसान को जो भूमि के पट्टे दिए जाते थे उन पट्टों को क्या कहते थे, दाखिले कहा जाता था। तो पट्टे को दाखिला, इनको सब अधिकार थे। ये अपने भूमि के अंदर कुआं बनवा सकते थे, वे ये वहां के जो भी पेड़ है उनसे लकड़ियां ले सकते थे। और मान लो कभी अकाल पड़ा, किसान को लगा यार इस खेती में तो इस बार पार पड़ेगी नहीं, किसान अपने खेत को छोड़ के कहीं बाहर चला गया, 2 साल बाद भी आएगा तो भी जमीन उसकी है। ये नहीं कि भाई जमीन छोड़ के चला गया लावारिस है तो कोई भी कब्जा कर लेगा, नहीं, पट्टा उसके पास है तो जमीन उसकी रहेगी। गैर बापीदार वह जो दूसरों की भूमि पर खेती करता है।
वह जो दूसरों की भूमि पर खेती करता है, कि किसी का आप ठेके पे लेके खेती करो, दूसरे की भूमि पर खेती करो। ठेके को बोलते इजारा, इजारे पे जो खेती करे, आप किसी और की भूमि लेके खेती करते हो, दूसरों की भूमि पर खेती करे। ऐसे किसानों को बोलते थे सिकमी, या इनको बोलते खेतीहर। सिकमी भी कहा करते थे, खेतीहर भी कहा करते थे ऐसे किसानों को। तो ये भी याद रखने वाले। अब ये जो गैर बापीदार होंगे, ये उस खेत में कुआं नहीं खुदवा सकते। कैसे खुदवाएंगे? तेरे बाप की जमीन थोड़ी है, तू कैसे खुदवा सकता है? तो बो रहा है इस पे, 2 साल के लिए 1 साल के लिए तेरे को तो दी है। वो वहां के पेड़ों से लकड़ियां वगैरह नहीं ले सकता। वो तो कहता है जमीन जिसकी मालिक है वो उसकी का रहेगा अपने आप के अंदर। तो ये वाली बात याद रखना कि किसान 2 प्रकार के होते हैं। एक बापीदार, वह व्यक्ति जिसकी खुद की भूमि होती थी, राज्य की तरफ से इनको पट्टे दिए जाते, जिसको दाखिला बोलते थे। इन्हें कुएं खुदवाने, पेड़ से लकड़ियां लेने का अधिकार हुआ करता था। गैर बापीदार जो दूसरों की भूमि पर खेती किया करते थे, इनको सिकमी या खेतीहर कहा जाता था। और जब कोई किसी को खेती देता, जो कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे, उनको इजारा बोला करते थे। अब टैक्स का डिसाइड कैसे होगा? भू राजस्व की कौन कौन सी विधियां होगी? पहले तो भू राजस्व। भू राजस्व को क्या बोलते? तो भू राजस्व को बोलते लगान। तो लगान मूवी आपने देखी है, तुमसे इस बार दुगना लगान लिया जाएगा, तो लगान। हासिल बोलते। शेखावाटी साइड में तो आज भी कहते हैं कि हासिल भर के आता। हासिल मतलब टैक्स दिया जाता था। अरे कि वो फलाना राजा के पास गए, उस राजा को हासिल देके, फलाने ठाकर के पास गए, उसको हासिल देके। तो लगान, हासिल। भोग कहते, भोज भी कहते, अलग अलग खूब नाम हुआ करते थे। अनाज के रूप में देते ना तब भोग, कि भाई भोग लगाया। और नकदी के रूप में देते तब बोलते हिरण्य। यदि टैक्स नकदी के रूप में लिया जाता तो हिरण्य, अनाज के रूप में लेते तब तो भोग और भोज हो जाया करते थे। वैसे टैक्स को लगान, हासिल ये सब बोलते थे। यदि बिघे के आधार पर तय किया जाएगा, 1 बिघे का इतना है, तब बोलते बिगोड़ी। बिघे, 1 बिघे पे इतना लेंगे, इस प्रकार बिघों के आधार पर किया हुआ था, तो उसको क्या बोल दिया करते? बिगोड़ी। लेने के तरीके अलग अलग हुआ करते। एक ये देख लो कि लेने के लिए कौन आते, तो राज्य की तरफ से कर्मचारी आया करते थे। राज्य कर्मचारी आते जो लेते थे। राज्य कर्मचारी उनको बोलते तफेदार, एक पोस्ट हुआ करती थी। तफेदार होता, पटवारी होता। पटवारी को पहले भी पटवारी कहा करते थे। कोई क्वेश्चन कभी पूछ ले, मध्यकाल में कौन सा अधिकारी था जो आज भी चलता आ रहा है आपने, तो पटवारी हुआ करता था। ये तो राज्य की तरफ से आया करते थे। फिर हर गांव के अंदर पटेल हो, चौधरी होते, पटेल होते, ये गांव वालों की तरफ से। तो हर गांव में एक चौधरी बनाया जाता था कि भाई चौधरी साहब का काम है कि राज्य की तरफ से जब कोई टैक्स लेने आएगा तो गांव का कौन सा बंदा कितना टैक्स देगा, चौधरी साहब ये तय करेंगे। तो सारा डिसाइडिंग करने वाला बंदा चौधरी साहब ही हुआ करते थे। इसलिए आज भी आपने यदि 5 आदमी और कोई बातचीत कर रहे हैं, उसमें कोई एक ज्यादा पंचायती करने की कोशिश कर रहा है, आपने कहते चौधर मत कर, तो चौधर हर किसी से नहीं हो भाई। चौधर तो गांव का एक चौधरी हुआ करता था और उसको ये व्यवस्था पूरी संभलाई जाती थी। जो चौधरी होते वो देखते भाई किसको कितना देना, किसको नहीं देना। उनको पूरा राज्य पूरा सम्मान दिया करता कि ये भाई गांव वालों की तरफ से बंदे, और राज्य की तरफ से तफेदार या पटवारी गए हैं, वो ये तय कर लेंगे कितना करना है कितना नहीं करना है। तरीके कौन कौन से लेने के? लाटा कुंता मेरा बताया हुआ। खड़ी फसल का या फसल कटने के बाद जब खलिहान में पड़ी रहती, तब अनुमान के आधार पर यदि भू राजस्व निर्धारित किया जाता, उसको लाटा कुंता कहते थे। खड़ी फसल या फसल कटने के बाद जब उसके लाटे खलिहान में पड़े रहते, तब यदि आप करेंगे उसका, तब उसको क्या बोलोगे? लाटा कुंता। जमीन को नाप के यदि भू राजस्व तय किया जाता है कि ये नाप ली, इतने बिघा है, 1 बिघे पे इतना लेंगे, तो उसको बोलते डोरी। क्योंकि नापते किससे? डोरी से नापते। कई बार यूं पूरे गांव का एक साथ ही तय करके चले जाते कि साहब इस गांव से हमें तो 1200 रुपए चाहिए। अब चौधरी साहब जाने किससे कितने लेके आने, मुकता एक मुश्त निर्धारण कर दिया जाता है। यदि एक साथ ही पूरे गांव का निर्धारण कर देते, एक मुश्त निर्धारण कर दिया जाता।
गंगानगर साइड में आज भी वर्ड होता है मुकाल्यो। मुकाल्यो मतलब एक साथ तय कर लो कितना है, कि कोई भाई गेहूं पड़ी है, गेहूं लेने के लिए आए, अब तो ले इसको कौन कितनी है, तो मुकाल्यो 50 क्विंटल में मुकाल्यो, इसका मतलब आप 50 क्विंटल ले जाओ। तो जो एक मुश्त निर्धारण कर दिया करते, एक साथ ही पूरा डिसाइड कर दिया करते, उसको मुकाता बोलते। एक होता घुघरी। कई बार क्या होता, अकाल वकाल पड़ जाते, ज्यादा अकाल वकाल पड़ जाते तो अब किसानों के पास में बीज ही नहीं बचता, तो राज्य कहता बरसात हो गई, तो किसान कहते बोएं क्या, बीज ही नहीं, तो राज्य कहता हम बीज देंगे, और जितना बीज दिया है इतना ही वापस टैक्स के रूप में ले लेंगे आपसे। तो जितना बीज दिया जाता उतना ही यदि भू राजस्व के रूप में वापस लिया जाता तो उसको बोला करते थे घुघरी। खड़ी फसल का या खलिहान में जब लाटे पड़े उनका अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करना लाटा कुंता। जमीन को नाप कर बीघों के आधार पर उसका भू राजस्व तय करना डोरी। पूरे गांव का एक साथ भू राजस्व निर्धारित कर देना मुकाता। जितना बीज दिया गया है किसानों को उतना ही उनसे भू राजस्व प्राप्त कर लेना घुघरी। ये मुख्य मुख्य से कर हुआ करते थे। थोड़े और कर होते अलग अलग, जैसे मैंने कभी बताए होंगे आपको, एक कर होता सिंगोटी, पशुओं की खरीद बिक्री पर जो टैक्स लिया जाएगा वो सिंगोटी। सींग सींग है, तो सींग वाले पशु यदि खरीदोगे या बेचोगे तो आप पे टैक्स लगाया जाएगा। वो टैक्स कौन सा हुआ करता था, सिंगोटी। जमीन के क्रय विक्रय पर जो टैक्स लगेगा, रजिस्ट्री जी आपकी, आप जमीन खरीदते हो बेचते हो, सरकार को आपको टैक्स देना पड़ता है, आज भी देते हो, और जाजम। पशुओं की खरीद बिक्री पर टैक्स लगे, सिंगोटी। भूमि की खरीद विक्रय पर टैक्स लगे तो जाजम। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचते हो व्यापारियों पर अक्सर, उस टैक्स को बोलते डांड। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर बेचा जाए तो वो जो लगता था उसको बोलते डांड। सायर, पारगमन शुल्क, जहां से पार करोगे उन बीच वालों को जो टैक्स देना पड़ेगा वो पारगमन शुल्क। जैसे मैं बताता हूं, मैं कहूं कि मान लो ये एक राज्य है अपना राजस्थान, इसके टच करता हुआ राज्य यूपी, इसके टच करता हुआ राज्य बिहार। राजस्थान का कोई बंदा यूपी में ले जाकर सामान बेच रहा है तो यहां पे जो उस पे टैक्स लगेगा वो डांड है। पर कोई बंदा कहे कि मैं तो भाई यूपी में बेचू ही नहीं, मैं तो आगे बिहार में ले जाके बेचूंगा, तो राजस्थान का बंदा जब बिहार में ले जाके बेचेगा तो यहां पे जो टैक्स लगेगा वो तो डांड है। पर यूपी वाले कहेंगे हमारे क्रॉस कर रहा है तू, हमें बीच में टैक्स देके जा। ये जो पारगमन शुल्क यूपी वाले बीच में लेंगे, ये शायर था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जब आप बेचते हो जो टैक्स लगेगा वो डांड है। बीच वाला स्टेट जिसको आप क्रॉस कर रहे हो, पारगमन शुल्क जो ले रहा है वो आपका शायर है। राजस्थान में किसी राज्य को शायर से सबसे अधिक यदि टैक्स मिलता था तो राज्य था जैसलमेर। मैंने एक दिन पहले भी ये बातें समझाई थी कि सिंध जाने वाला पूरा रूट यहां से होकर निकला करता था, इसलिए जैसलमेर राज्य को खूब सारा शायर मिला करता था। मैंने एक दिन और बताया था कि आप अनुपम मिश्र और सुरेश प्रभु का एक इंटरव्यू है, आप उसको देखिए, उसमें अनुपम मिश्र खूब सारी ऐसी बातें बता रहे हैं कि जैसलमेर का उस समय ट्रेड रूट वाले क्षेत्र में क्या महत्व हुआ करता था। तो वरना सोचने वाली बात है क्या, बियावान रेगिस्तान के अंदर लोगों की इनकम के सोर्स क्या रहे होंगे, लोग रहें कैसे होंगे उस टाइम में, तो कोई ना कोई इनकम सोर्स तो रहा होगा उन लोगों के पास में। तो ये इनकम सोर्स थे राज्य के, कि भाई राज्य है वो शायर ले सकता है बीच में, तो बीच में जो भी होता है उनको तो टोल टैक्स दे देगी, और बीच में से इधर से कोई गुजरेगा तो हमें टैक्स दे के जाएगा। तो ये मुख्य मुख्य सब टैक्स हुआ करते थे। ये आपकी भू राजस्व सारी व्यवस्था होगी बड़ी बड़ी सी। हम थोड़ी वो बातें पढ़ लेते हैं अपने, अच्छी बातें क्या बुरी बातें क्या, इस सामंती व्यवस्था के लाभ क्या हानियां क्या। अपने को हानियां ज्यादा बतानी है, लाभ कम बताने, क्योंकि पुरानी व्यवस्था है उसको चेंज करके हम लोकतंत्र में है तो ज्यादा तारीफें उसकी करनी नहीं। पर फिर भी अपने तो दोनों बातें कर लेते हैं, वो थोड़ी ज्यादा कर लेंगे कम कर लेंगे। हानि बता दो या कमियां बता दो, ज्यादा अच्छा शब्द, ड्रॉबैक बता दो। तो एक तो आप ये कहो कि ये जो सामंती व्यवस्था थी कूप मंडूकता पैदा करती है। लोग कुएं के मेंढक बन के रह गए थे। एक राज्य है, राज्य के अंदर एक ठिकाना है, अब इस ठिकाने में रहने वाला आदमी पास के ठिकाने में यार पूरी जिंदगी में नहीं जाता था। राज्य के अंदर राज्य की व्यवस्था आ गई थी और वो उसी एक क्षेत्र के अंदर ही रह गया।
इसलिए हम दुनिया के बाहरी प्रभावों से बड़े अछूते रहे। हम बाहर गए नहीं, उस गांव में आत्मनिर्भर होकर रह गए। अक्सर लोग गांव से दूसरे गांव नहीं जाया करते थे। एक गांव में आपके लकड़ी की काम करने वाला है, वहीं पर आपके बाल काटने वाला है, वहीं पर आपके सब्जियां उगाने वाला है, वहीं पर आपके परचून का सामान आ जाता है, वहीं पर आके आपके जो राज्य के कर्मचारी वो टैक्स लेके चले जाते हैं, खत्म। वहीं पर आपके पंच बैठ के आपको न्याय कर देते हैं। तो आपके बचा ही नहीं कोई, करेगा कौन आपके? आप जाओगे कैसे बाहर? तो इस सामंती व्यवस्था ने हमारे समाज में कूपमंडूकता पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से हम बाहरी प्रभावों से अछूते बने रहे। बाहरी प्रभाव नहीं छू पाए हमको। वरना सोचने वाली बात है कि जब यूरोप में पुनर्जागरण आ रहा था, औद्योगिक क्रांतियां चल रही थी, तब अपने यहां पर ये सब चीजें क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे, अपने अपनी जगह के अंदर ही राजी बैठे थे, संतोषी जीव हो रखे थे। तो जो कुआं का मेंढक होता है कि कुएं के मेंढक को लगता है कि भाई इससे बड़ा चीज तो क्या ही होगी, कि एक कोई समुद्र का मेंढक उससे मिला, कुएं के अंदर आ गया कोई समुद्र का मेंढक, और उसने कहा कि यार मैं तो पहले समुद्र में रहता था, समुद्र बहुत बड़ा होता है। कुएं वाले मेंढक ने कहा कि इसका 1.5 गुना होता है क्या? उसको लगा यही कितना बड़ा है कुआं, तो इसका 1.5 गुना तो और कितना बड़ा होता होगा, या 2 गुना होता है क्या इसको? क्योंकि उसने देखा ही नहीं था। अपने भी ये कंडीशन कहीं ना कहीं रही। फिर जब भी कोई सिस्टम आप वंशानुगत कर दोगे ना, तो योग्यता में कमी आएगी। योग्यता में कमी रहेगी। एक सामंत था, बहुत अच्छा सामंत था, आपने उसको जमीन दी, वो जनता के प्रति दरिया दिल था, अच्छा था। जरूरी नहीं कि उसके बेटे पोते पड़पोते उतने के उतने योग्य हो। किसी व्यवस्था को जब वंशानुगत किया जाएगा तो उसके अंदर आपको ये लेख तो दिखाई देगा, उसमें ये कमी तो आएगी कि उतने योग्य लोग कभी नहीं मिल पाएंगे। और राजतंत्रों के तो खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि योग्य उत्तराधिकारी लगातार नहीं मिल पाते थे। ये एक बहुत बड़ी बात हुई। और चीजें इन लोगों ने कृषि में कोई नई तकनीक लाने का प्रयास नहीं किया। खेती जो थी उसके अंदर नई तकनीक लाने का प्रयास नहीं कर पाते हैं ये लोग। वो परंपरागत तरीकों से हल से खेती कर रहे थे। दुनिया के अंदर मशीनें आ रही थी, आपके पास मशीनें क्यों नहीं आ पाई? अपना समाज अभी तक ऐसा है। अब जाके पूरी तरीके से अपनी खेती का मशीनीकरण हो पाया है। यार अपने 1995 तक तो बैलों से हल जोतने वाली चीजें चल रही थी। मतलब लोकतंत्र आने के बाद भी कहीं ना कहीं हम इसके अंदर पिछड़े हुए थे। राजतंत्र में भी ये चीजें रही। राजा यदि थोड़ा इनकी तरफ ध्यान दे पाते तो बड़ी जोरदार सी चीज हो पाती। उद्योग और व्यापार वाणिज्य, इनका विकास नहीं हो पाया। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि अपने इंडस्ट्री लगा ले यहाँ पे। आप सोच के देखो कि आज अपने बात कर रहे हैं कि साहब बाड़मेर के अंदर तेल निकल सकता है। उस समय किसी राजा ने इस तरफ ध्यान दिया होता और जोधपुर का राजा यहाँ पर तेल निकाल लेता तो हमारे नारे होते यार। दुबई वाले शेख हैं वो बैठे हैं, वैसे बाड़मेर वाले मजे करते हैं इस साइड के अंदर। आज इस क्षेत्र में इतने अनार लग रहे हैं कि स्प्रिंग बोर्ड के अंदर हम पिछले 5-6 दिन से अनार महोत्सव चल रहा है। अनार खाते रहते हैं बच्चे यहाँ पे। उस टाइम यदि किसी ने ध्यान दिया होता और कंटिन्यू नहीं रख पाए। मैंने आपको बताया था कि जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने अफगानिस्तान से अनार लाकर यहाँ जोधपुर के अंदर लगवा लिए थे, पर उन चीजों को कोई आगे ध्यान देता कि नहीं यार ये तो किया जा सकता है, तो इजी सा काम। फिर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के आने के बाद जब ये लोग विलासी हुए, इनकी जो विलासितापूर्ण जीवन शैली थी उसे फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता था। अपव्यय, होड़ मस्ती, दूसरे लोग भी देखा देखी वैसा करना चाहते। यथा राजा तथा प्रजा हुआ करता था। उनके अंदर कमियां होती तो जनता में भी वो कमियां स्वाभाविक से दिखाई देती है। ठीक है, ये भी चीज हुआ करती थी। कर वगैरह बढ़ा दिया करते थे लोग, और हम देखते हैं अंग्रेजों के आने के बाद इस व्यवस्था के अंदर ये कर बढ़ाने वाले में तो बहुत ज्यादा ही होने लगा सामंत। क्योंकि सामंत सर्वे सर्वा अपने क्षेत्र का, वो माई बाप होता है, तो उसे लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जब वो कुछ भी करने वाली स्थिति के अंदर हुआ तो अपने यहाँ पे किसान आंदोलन शुरू हुए। उसके बाद इन सब गतिविधियों ने किसान विद्रोहों को जन्म दिया। और याद करो आप,
मैंने आपको किसान आंदोलन पढ़ाया तब मैंने बताया था कि अपने जो ज्यादातर किसान आंदोलन है वो राजाओं के खिलाफ नहीं, सामंतों के खिलाफ। खालसा क्षेत्रों में आंदोलन कम हुए हैं, जागीरी क्षेत्रों के अंदर आंदोलन ज्यादा हुए। मैंने बार बार आपको बताया कि जागीरी क्षेत्रों का जो किसान है वो तिहरे नियंत्रण में, ट्रिपल कंट्रोल के अंदर है। अंग्रेज है, राजा और सामंत है, उसमें तिहरा कंट्रोल काम कर रहा है। तो ये थोड़ी चीजें याद रखना। समाज के लोग कूपमंडू की स्थिति के अंदर आ गए, गांव से बाहर ही नहीं निकलते थे। जागीर राज्य के अंदर राज्य बन गया था, इसलिए बाहरी प्रभावों से हम अछूते थे। वंशानुगत हो गई थी सिस्टम, सामंतों को जागीर वंशानुगत दी जाने लगी, इससे योग्यता में कमी आया करती थी। वो लोग खेती में किसी प्रकार की नई तकनीक नहीं ला पाए थे, इसलिए कभी भी अपनी आय को नहीं बढ़ा पाए। उद्योग और व्यापार वाणिज्य में भी विकास करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया था। जो परंपरागत तरीके थे उतना ही चल रहा था बस अपने आप में। विलासिता का जीवन जब जीने लगे तो फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिला, उस वजह से कर बढ़ा दिया करते थे, इस वजह से किसानों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। अपने पढ़ लेते हैं इसका फिर भी लाभ क्या थे इस व्यवस्था के, या महत्व क्या, अच्छाइयां क्या थी इसमें। तो मैं दो तीन सीधी सीधी सी बातें बताऊं। एक तो इन लोगों ने उस समय की अपनी जो भी लोक संस्कृति थी उसको संरक्षण दिया बहुत अच्छा सा। फोक कल्चर जो है उसको प्रोटेक्शन देने में बड़े आगे रहे। और मैं कहता हूं यदि आप लोग आज किसी अपने लंगा कलाकार को, मांगणियार कलाकार को देखकर राजी होते हैं, आपको लगता है कि जर्मनी के एक फेस्टिवल के अंदर अपने राजस्थान का मांगणियार कलाकार बैठा हुआ ठेठ राजस्थान की पगड़ी बांध के वहां पर ठेठ राजस्थान का गाना केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारा देश गा रहा है, तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि ये उन राजा महाराजाओं और सामंतों ने इन लोगों को संरक्षण दिया था, इसलिए ये लोग पनप पाए। यदि वो लोग उस समय संरक्षण देते ही नहीं तो ये कला तो अपने आप में मर जाती। तो इस कला को बढ़ावा देने में, उस फोक कल्चर को बढ़ावा देने में इन लोगों का एक बड़ा योगदान रहा है अपने आप में। स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया है, आर्किटेक्चर को तो खूब ही बढ़ावा दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान के पर्यटन में आज भी कोई चीज है तो या तो महल माड़ी है या मंदिर है। अपने पास कोई आ जाए कि यार जयपुर घूमना, क्या दिखाया जाए, तो मैं उसको कहूंगा तुम नाहरगढ़ देख के आओ, जयगढ़ देख के आओ, तुम आमेर का किला देख के आओ, तुम गोविंद देव जी का मंदिर देख के आओ, तुम मानसागर लेक देख के आओ, तुम जंतर मंतर देख के आओ। ये किसके बनाए हुए हैं? सारे 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 राजाओं के बनाए हुए। तो स्थापत्य कला को बढ़ावा देने में, आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने में भी इनका बड़ा रोल था अपने आप में। सामंतों का तो सामंतों ने भी जगह जगह ऐसी हवेलियां, ऐसे महल वगैरह बनवाए थे, तो उनका भी रोल रहा। और एक बहुत बड़ी चीज आप देखना, अपने राजस्थान में शुरू से लेकर अंत तक अपवाद देखो अलग है, धार्मिक सहिष्णुता बनी रही। रिलीजियस टॉलरेंस के बड़े जोरदार मामले रहे कि उन दिनों में कि जब औरंगजेब जैसे कट्टर राजा आ गए थे और धर्म के आधार पर ही पूरी तरीके से भेदभाव करने लग गए थे, तब भी अपने राजस्थान के राजाओं ने वापस दूसरे धर्म वालों के साथ में भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया। और उनको हमेशा लगा कि नहीं, ये हमारी प्रजा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भारत पाकिस्तान वाले विभाजन के टाइम में अपने यहां से माइग्रेशन सबसे कम हुआ था, क्योंकि राजाओं के राज में बैठे हुए थे। राजाओं ने लोगों का कि तुम चिंता ही मत करो, हम दंगा होने नहीं दे यहाँ पे। अपने ले दे के थोड़ी बहुत स्थिति भरतपुर अलवर में बिगड़ी थी, उसका कारण था कि वो यूपी के नजदीक पड़ा करते थे, इसलिए वहां पर स्थितियां बिगड़ गई थी। तो इन लोगों ने ये हमेशा अपनी प्रजा के साथ में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई धार्मिक आधार पर भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हमेशा समाज के अंदर क्या बनाए रखी थी? धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी थी। एक और बड़ी जोरदार बात, इन्होंने कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कुटीर उद्योग धंधे थे, उनको बढ़ावा दिया करते थे। कैसे? मैं गेट बनाने वाला बंदा हूं, मेरा एक छोटा सा उद्योग धंधा घर में है, मैंने आरा मशीन लगा रखी है और मैं गेट बनाता हूं उसे। अब यदि मैंने बहुत अच्छा गेट बना लिया और कोई खरीदे नहीं खरीदे, वो सामंत और राजा खरीद लिया करते थे, वो उसकी तारीफें करते उस कला की, अरे नहीं क्या बना है। मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं अगली बार और अच्छे गेट बनाने का प्रयास करूंगा। तो इन लोगों ने ये जो कलाएं थी, अपने हस्तकलाएं, जो हाथ की चीजें थी, कुटीर उद्योग धंधे सारे के सारे अपने हाथ की चीजों पर टिके हुए थे। कोई लोहे का काम है, किसी ने अच्छी तलवार बनाई, राजा उसके भरे दरबार में तारीफ करता है, सब फलाना लोहार बहुत अच्छा है, उसकी जो बनाई हुई तलवार है उसका कोई सानी नहीं, उसका सामान तो बिकेगा, उसकी दुकान तो बड़ी होगी। कोई जो लकड़ी का काम करने वाले हैं, राजा ने कहा साहब इन्होंने जो गेट बनाया है, इन्होंने जो गेट पर नक्काशी की है वो बहुत अच्छी है, ये गेट अपने किले के अंदर लगाया जाना चाहिए। उसको इनाम दिए गए, उसको पारितोषिक दिए गए, उस बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ा, अगली बार उसने और अच्छा काम करने का प्रयास किया। तो ये चीजें थी, ये इन लोगों की वजह से कुछ अच्छी बातें भी है।
तो अपने तो हानियां थोड़ी ज्यादा बता देना, कमियां थोड़ी कम बता देना, इनको एक साथ ही लिखने का प्रयास कर लेना। मैंने अलग पॉइंट बताए, आप कभी आ भी जाएगी सामंती व्यवस्था के गुण दोष बताइए, तो आप पहले दोष बता के फिर लिख देना कि हालांकि इन्होंने लोक संस्कृति को संरक्षण, स्थापत्य कला को बढ़ावा, धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने में तथा कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने में भी अपना योगदान दिया था। ये लिख के छोड़ देना। उनको थोड़ा एलिब्रेट करके लिखना, नहीं साहब ये उस दौर की कमियां रही थी अपने आप में, ये अपने मध्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था थी। सारा पूरा टॉपिक हो गया। 4 क्लासें होती है, आप ढंग से इसको मैनेज करके लिखना। पीडीएफ में मैं एक साथ पूरा ये लिख दूंगा, आपके एक साथ लिख दूंगा, तो आप पूरा एक जगह पर ही पढ़ लेना इसको क्या क्या बातें हैं। थैंक यू।